यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस लेसन का ये अगला भाग है, जिसमें आप किताब के हिसाब से अगर देखते चले तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। अगला टॉपिक है उसका क्रांतियों का युग, यानी फ्रांस से निकलकर अब वो क्रांति या फिर राष्ट्रवाद की जो ज्वाला थी वो पूरे यूरोप में फैल गई। अब उसका क्या क्या, उसके द्वारा क्या क्या परिवर्तन आते हैं यूरोप में, हम उस पर चर्चा करते हैं। उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांति, यानी क्रांति और उदारवादी तथा राष्ट्रवादी इन सबको एक मानकर अब देखा जाने लगा था। यानी अब चाहे क्रांति की बात हो, चाहे उदारवाद की बात हो, चाहे राष्ट्रवाद की बात हो, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर यह समझाया जाने का प्रयास किया जाने लगा कि अगर क्रांति आनी है तो इनका सहारा हमको लेना ही पड़ेगा। अगला बिंदु है प्रथम विद्रोह 1830, यानी आपने पूर्ववत इतिहास पढ़ा है तो उसके हिसाब से आपको पता होगा कि 1830 में पुनः फ्रांस, क्योंकि आपको पता होगा फ्रांस जो एक हिस्सा था पूरे यूरोप का, उस पर 1815 में वियना कांग्रेस या वियना सम्मेलन के द्वारा कई सारी बंदिशें लगा दी गई थी। लेकिन पुनः 1830 में फ्रांस में एक बार फिर से परिवर्तन की लहर दौड़ती है, जिसका नतीजा क्या होता है कि बूर्बो राजवंश का अंत, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। यानी जो बूर्बो राजवंश को पुनः गद्दी सौंपी गई थी, उनको उस गद्दी से उखाड़ बाहर फेंका गया। यानी बूर्बो राजवंश का पूरी तरह से 1830 में अंत कर दिया गया और उसके स्थान पर किन चीजों की जरूरत समझी गई, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। यानी एक ऐसा राजतंत्र रहेगा राजा ही, लेकिन साथ साथ में संवैधानिक, यानी एक ऐसा संविधान भी होगा जिसके द्वारा पूरे फ्रांस में शासन किया जाएगा। यानी संविधान के सहारे एक ऐसे राजतंत्र की स्थापना करने का पूरा प्लान, पूरी की पूरी योजना थी। अगला बिंदु समझेंगे ब्रसेल्स में विद्रोह, बेल्जियम का यूके से अलग होना। ब्रसेल्स यानी फ्रांस को देखा देखी पूरे यूरोप में जितने भी देश थे हर जगह राष्ट्रवाद की विचारधारा प्रसारित होने लगी। उसी के तहत ब्रसेल्स में भी विद्रोह हो गया, जनता ने ब्रसेल्स में भी अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और बेल्जियम का यूके से अलग हो जाना। जो बेल्जियम था वो यूके का मतलब आप जानते होंगे यूनाइटेड किंगडम, यानी इंग्लैंड या फिर लंदन, वो ब्रिटेन, उससे बेल्जियम को पूरी तरह से अब अलग कर दिया गया। दोनों का अस्तित्व अलग अलग हो गया। अगला बिंदु है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब इन सब परिस्थितियों को देखते हुए यूरोप में ही यूनान जो प्रांत था वहां पर भी स्वतंत्रता की ज्वाला पूरी तरह से जोर पकड़ने लगी। 1832 में कुस्तुनतुनिया समझौता और यूनान को स्वतंत्रता। यानी हम यूनान की बात करें तो सन 1832 में ही एक समझौता होता है। उस समझौते का नाम होता है कुस्तुनतुनिया समझौता। इस समझौते के तहत यूनान को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया। ये आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस समझौते के द्वारा यूनान जो एक प्रांत था उसको स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा अब दे दिया गया था 1832 में। अब अगला बिंदु है रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। अब रोमानी शब्द का आपको अर्थ शायद पता हो या ना भी पता हो, तो हम ये भी आज आगे समझने वाले हैं। इसके तहत कई सारे बिंदु हैं, हम देखते हैं। पहला बिंदु है काव्य कला और संगीत के द्वारा राष्ट्रवाद का प्रचार। यानी अब पूरे यूरोप में एक नया तरीका खोजा गया और जिसके सहारे राष्ट्रवाद का प्रचार किया गया। वो तरीका कौन सा था? काव्य कला और संगीत, यानी संगीत के द्वारा, रचनाओं के द्वारा, कविताओं के द्वारा पूरे फ्रांस में राष्ट्रवाद की ज्वाला को, राष्ट्रवाद की विचारधारा को पूरे फ्रांस में या फिर धीरे धीरे पूरे यूरोप में प्रचार करने का कार्य किया गया। रूमानीवाद। अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि रूमानीवाद या रूमानी शब्द का मतलब क्या है। रूमानीवाद शब्द का मतलब है तर्क और विज्ञान की आलोचना। यानी जो तर्क करने वाला एक समय काल चला आ रहा था या फिर विज्ञान को बढ़ावा देने वाला एक समय चला आ रहा था, इनको चैलेंज किया गया, इनको चुनौती दी गई कि ये सब अब किसी भी राष्ट्र के लिए सही नहीं है। इनकी आलोचना की जाने लगी। यानी अब तर्क और विज्ञान की आलोचना पूरे यूरोप में होने लगी। सांस्कृतिक विचारधारा का आधार।
जो था सांस्कृतिक विचारधारा, लोगों के कल्चर से जुड़ी हुई बातों को उठा करके उनका सहारा लेकर के राष्ट्रवाद का प्रचार किया गया पूरे यूरोप में। योहान गॉटफ्रीड, ये नाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये नाम आपको याद होना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने लोकगीत के द्वारा और जनकाव्य का सहारा लेकर के पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार किया गया था। क्योंकि आप जानते होंगे लोकगीत का मतलब क्या होता है, जो जनमानस में क्षेत्रीय भाषाओं में गाए जाने वाले संगीत, उनको हम लोकगीत कहते हैं। उन्हीं के सहारे, क्योंकि उसके माध्यम से किसी भी देश की जनमानस के हृदय में पहुंचा जा सकता है। तो इसने बहुत अच्छी नब्ज पकड़ करके लोकगीत और जनकाव्य का सहारा लेकर के पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रचार को बढ़ाने का काम किया था। अगला बिंदु है पोलैंड, भाषा और संस्कृति का दबाव। आप क्योंकि आपने पढ़ा होगा 1815 में जब नेपोलियन को परास्त किया गया था, नेपोलियन को मारा गया था, तब रूस का दबदबा लगभग अपने आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा था। तो रूस अब अपना अधिकार दिखाता चला गया और अपने पड़ोसी देशों पर भाषा और संस्कृत का दबाव बनाता चला गया कि आप भले ही किसी भी प्रांत के हैं, लेकिन भाषा आपको रूसी बोलनी पड़ेगी, संस्कृति आपको रूसी अपनाना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये जो कार्यक्रम चलता रहा है पूरे यूरोप में, ये समय समय पर कभी राजतंत्र, कभी संवैधानिक राजतंत्र, कभी जनतंत्र, ये प्रक्रिया पूरी अनवरत चलती रही। इसके आगे के कुछ और बिंदु हैं जो हम अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।